Welcome to We Learn Virtual Learning Network. Hello students. This is session number 14 of Constitution of India and Ethics, in which we are going to discuss about center-state relations, legislative, administrative and financial, adult franchise and election commission. Topics to be covered under it: introduction, then structure of the Indian Constitution, adult franchise and election commission. As we have already discussed in the previous sessions, I have already told you that India is a quasi-federal system. Constitution of India follows a quasi-federal system. The Constitution of India provides for a federal system of government. Accordingly, we have a dual polity. फेडरल सिस्टम के मुताबिक तो हमारी एक ड्यूअल पॉलिटी है, सेंटर, यूनियन एट द सेंटर एंड स्टेट्स एट द पेरिफेरी. इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं अपने अपने फील्ड्स में और रिस्पेक्टिवली ये इनको अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड क्लियर कट पावर डिवीजन है इनकी. कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको रेफर किया गया है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. Two parts of Constitution, 11 and 12, have been devoted to a discussion of relations between the Union and the states. Part 11 discusses the legislative and administration relations between the Union and the states, and Part 12 explains financial relations between these two parts of the Union. Constitution of India has in it some of the characteristics of both फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म. फेडरलिज्म तो मैंने आपको बता दिया जिसमें सेंटर और स्टेट को डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, बट यूनिटेरियनिज्म में सेंटर इज होली सोली इन चार्ज ऑफ सर्टेन थिंग्स. तो इंडिया जो है फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम दोनों को फॉलो कर एक क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया है. इट इज देयरफॉर नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, इट इज क्वासी फेडरल. Validity of this observation gets established when we analyze the division of powers and the nature of legislative, administrative and financial relations between the Union and the states. Structure of Indian Constitution. India is a union of states. फिर 28 states हैं, 7 union territories हैं और ना तो ये फेडरल है ना यूनिटरी है. इट इज़ बेसिकली क्वासी फेडरल. एक पार्लियामेंट है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ लेवल्स है. ये दोनों लेवल्स पे है, यूनियन लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है. जो सेंट्रल लेवल पे है होली सोली इंचार्ज हमारे प्रेसिडेंट है, जो कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सेंटर पे हैं उनकी एडवाइस पे वर्क करते हैं. उनसे एडवाइस लेकर प्रेसिडेंट हमारे सभी जो हैं अपने ऑर्डर्स पास करते हैं. और जो हमारे गवर्नर हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनसे एडवाइस लेकर वो अपने सारे ऑर्डर्स पास करते हैं. तो स्टेट लेवल पे भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव्स, एंड एट द लेवल ऑफ सेंटर आल्सो. पार्लियामेंट फॉर द यूनियन कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस नोन एज रिस्पेक्टिवली द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल. 2 हाउसेस जो हैं इनके वो राज्यसभा और लोकसभा हैं. इसी तरह द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड 2 हाउसेस, बट कई स्टेट्स में एक हाउस भी है. इन केस ऑफ स्टेट्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, एंड 1 हाउस इन केस ऑफ मेनी अदर स्टेट्स. What are the legislative relations between the union and the states? There are certain laws made by the parliament and by the legislature of state. Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India. Legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. यही फर्क है दोनों में कि जो हमारा सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट है जो वो किसी भी पार्ट इंडिया का कोई भी है उसके लिए लॉ बना सकती है, बट जो हमारी लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट है दे कैन मेक लॉ ओनली फॉर होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट. फिर उसके बाद डिवीजन, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन. 3 jurisdiction according to the 7th schedule
देयर आर 3 लिस्ट्स। लिस्ट 1 जो कि सिर्फ यूनियन लिस्ट है, जिसमें यूनियन के बारे में फंक्शंस के वो डिस्क्राइब किया गया है। एंड लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट है, स्टेट की पावर्स, उसके जो भी पावर्स एक्सरसाइज करनी है, जो भी फंक्शंस हैं। एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट विच डील्स विद बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matter contained in list 1, जो कि स्टेट एक्सक्लूसिव पावर हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि जो लिस्ट 1 में जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं उनके बारे में लॉज बनाने की पावर सिर्फ हमारे सेंटर के पास है। हमारे सिर्फ यूनियन लिस्ट जो है सेंटर के पार्लियामेंट के पास है, और जो स्टेट है उसके पास ये लिस्ट 1 के वर्क्स नहीं है। दे कैन नॉट मेक पार्ट्स ऑफ दिस फील्ड, लॉज ऑफ दिस फील्ड। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव jurisdiction, Parliament as also legislature of any state have power to make laws with respect to any matter contained in list 3। कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ भी है उसमें या तो पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल या फिर हमारी कॉन्करेंट लिस्ट दोनों को कंटेन करती है, स्टेट लिस्ट को भी और यूनियन लिस्ट के दोनों के वर्क्स को। जो रह गए हैं स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में, बाकी के जो हैं उन जो थर्ड लिस्ट है उसके जो हैं लॉज जो हैं दोनों मिलकर दोनों, कोई पार्लियामेंट बनाता है और कोई जो है लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बनाती है। एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर कंटेन्ड इन लिस्ट 2। जो भी लिस्ट 2 में है उसकी एक्सक्लूसिव पावर्स जो है स्टेट के पास है। बट इसमें पार्लियामेंट भी बना सकता है फॉर एनी पार्ट और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट। वो लॉज को बना जो स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बट वी रिक्वायर सम फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर इट ऑल्सो। ये तो हो गए हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब हम आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। Obligation of the states and the union. Normally, the executive powers of the union and the states are coextensive with their legislative powers. However, with respect to matters in the concurrent list, the executive power remains with the states unless the constitution or parliament by law expressly provided otherwise. Normally जो है executive powers जो भी हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं ऑफ यूनियन एंड स्टेट की विद देयर, बट जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हाउएवर विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर रिमेन्स विद द स्टेट्स। ज्यादातर स्टेट्स के साथ एग्जीक्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट्स के साथ रहती है, बट समटाइम्स अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बाय लॉ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। अगर बाय लॉ पार्लियामेंट उसको दूसरी तरह से स्टेट को ना देकर वो यूनियन को भी दे सकता है। एवरी स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर हैज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर को हर स्टेट ने एक्सरसाइज करना है वो उसे एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं जो भी स्टेट के लॉज हैं उसके मुताबिक वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को। कंट्रोल ऑफ द यूनियन, ओवरऑल जो हमारे यहाँ इंचार्ज है दैट इज यूनियन। कुछ रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं, कुछ पावर्स तो हमने सेंटर को दे दी, कुछ स्टेट को दे दी, बट देयर आर सम पावर्स विच आर लेफ्ट। उन सब पावर्स को ये बाय डिफॉल्ट ही हमारी यूनियन के पास जाती हैं ये सब पावर्स, एंड नो स्टेट कैन एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स सो एज टू इम्पीड और प्रेजुडिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जब एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना होता है तो आप यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको रोककर या उनके बारे में कुछ ऐसा प्रेजुडिस क्रिएट करके आप अपनी पावर्स को एक्सरसाइज, स्टेट जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट टू एंश्योर द अबव। यूनियन कैन गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट एज टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस।
इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेवरल मैटर्स इन द कॉन्करेंट स्फीयर एंड एनफोर्समेंट ऑफ यूनियन लॉज रिलेटिंग टू देम इज सिक्योर्ड थ्रू द मशीनरी ऑफ स्टेट्स। लॉज बनाए यूनियन ने हैं बट दीज आर एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट्स, और उसको एनफोर्स करने में उन लॉज को इन अ सिक्योर्ड वे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मशीनरी ऑफ स्टेट्स। There are three modes for enforcement of union laws in concurrent field: administration entrusted entirely to states, then partly to states, then whole responsibility reserved by union. अभी तक हमने लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स में देयर इज उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज। उसके अलावा स्टेट लिस्ट है हमारी जिसके पास 61 सब्जेक्ट्स हैं, उनके बाद इसमें 61 सब्जेक्ट्स की एंट्रीज हैं, और उसके बाद बाय 7th एंड 42nd अमेंडमेंट ये 61 सब्जेक्ट्स आए हैं, तो ऑर्डिनली द स्टेट्स अलोन कैन मेक लॉज अंडर इट। उसके बाद हमारे आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट के जो हैं ये दोनों मिलकर बनाते, कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर दे कैन मेक लॉज, यूनियन पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। यही हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है। और ये लिस्ट जो है ओरिजिनली इसके पास 47 सब्जेक्ट्स थे, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ जो अब है इसके पास 52 हैं सब्जेक्ट्स, वो उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके अलावा फिर अब हम आते हैं व्हाट आर द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 268 provides the scheme of the distribution of revenue between the union and the states. The states possess exclusive jurisdiction over taxes enumerated in the state list. The union is entitled to the proceeds of some of the taxes in the union list. The concurrent list includes no taxes. However, while the proceeds of some of the taxes in the union list are allotted wholly or partially to the states also. The Constitution mentions 4 categories of union taxes which are wholly or partially assigned to the states. Now, distribution of taxation heads. According to Article 246, 48 and 65, distribution of taxation heads read with the legislative list 1 and 2. उसके बाद distribution of revenues and sharing of resources between the union and the states. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 एंड 2 के पार्ट नंबर 12 में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं कि लिस्ट 1 एंड 2 है। लिस्ट 1 जो है टैक्सेशन पावर्स की, इट इज विद यूनियन, एंड लिस्ट 2 जो है वो स्टेट के पास है। No tax can be levied unless it is related to a specific head of taxation in list 1 and list 2. But concurrent list में आपको बताया है कि there is no head of taxation. And जो भी residuary powers हैं taxation waste की वो union के साथ है। There are 13 taxation heads comprised in entries 82 to 92B in the union list, and 19 taxation items हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है, और इनकी एंट्री है फ्रॉम 45 टू 63। टैक्सेस विच आर लोकेशन स्पेसिफिक एंड रिलेट टू सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल कंजम्पशन हैव बीन असाइंड टू द स्टेट्स। जो भी हमारे लोकल लेवल पे जो भी टैक्सेस डील करने हैं वो तो स्टेट को दे दिए जाते हैं। जो इंटर स्टेट लेवल के हैं where the taxpayer can gain or evade tax by shifting his habitat, or where the place of residence is not a correct guide to the true incidence of tax, have been vested in the union. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, फिर इस रेवेन्यू जो भी हम कलेक्ट करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। द टैक्सेशन पावर्स एलोकेटेड टू द यूनियन एंड द स्टेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों की पावर्स जो है एक्सक्लूसिव हैं, बट द स्कीम ऑफ एक्रूअल ऑफ रेवेन्यूज
total assignment to the states of the net proceeds of specified taxes and some of others sharing by them. बट उनमें क्या है, जो भी वो कलेक्ट कर रहे हैं उनमें जो है दोनों जो है आपस में शेयर करती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू कैसे होता है? दिस स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेम्पलेट्स certain stamp duties and duties of excise in the union list are to be levied by the union but collected by the states and the proceeds assigned to the states in which collected. Taxes mentioned in Article 269(1) shall be levied and collected by the union. कुछ टैक्स जो है हमारी स्टेट कलेक्ट करती है एंड उसके बाद जो है ये यूनियन को ये एंड प्रोसीड्स असाइन टू द यूनियन, एंड कुछ जो है हमारी यूनियन कलेक्ट करती है बट असाइन टू द स्टेट्स विद इन विच दे आर लेविड एज लेट डाउन इन आर्टिकल 269(2). टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट शेयर्ड विद द स्टेट्स. इन कंपैरिजन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम ये जो है कलेक्ट तो यूनियन करती है बट शेयर्ड विद द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 270. और भी हमारा रेवेन्यू टैक्सेस विच आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट मीन बी शेयर्ड विद द स्टेट्स इफ पार्लियामेंट बाय लॉ सो प्रोवाइड्स. विज़ इसमें कौन सी है? यूनियन एक्साइज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 272. उसके बाद है टैक्सेस इन द यूनियन लिस्ट लेविड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द यूनियन सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस मेंशन्ड अबव. अच्छा, कुछ यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं वो कलेक्ट भी यूनियन करती है और अपने पास ही रखती है. कुछ ऐसे हैं जो भी स्टेट ने कलेक्ट करने हैं और रिटेन भी स्टेट ही करती है. उसके अलावा बहुत सारी ग्रांट्स भी हैं. ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स. इसी तरह से टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स. उसी तरह से टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. उसी तरह से बहुत सारी ऐसी हैं ग्रांट्स जो मिलती हैं. यूनियन में पे सच सम्स एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड ईच ईयर एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ सच स्टेट्स एज पार्लियामेंट में डिटरमिन टू बी इन नीड ऑफ असिस्टेंस. Union government is required to give grants in aid to the states for the welfare of the scheduled tribes and for raising the level of administration in the scheduled areas and separately for Assam. असम के बारे में तो आर्टिकल 275 में मेंशन किया गया है कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द स्टेट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बिकॉज दे स्टेट्स नीड ग्रांट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद देयर इज अ फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन जो है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन determination of shares of the states in the aforesaid taxes and duties and their inter-se allocation as also of grants in aid of revenues is done on the recommendations of the finance commission constituted every after 5 years. फाइनेंस कमीशन का बनता है एक, उस फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनता है. ये सब कुछ किससे टैक्स लेना है, कौन कलेक्ट करेगा, कहाँ जाएगा, कितनी ग्रांट किसको मिलनी है, दिस ऑल इज रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टुगेदर विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन देयरऑन हैज टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. जो कुछ भी फाइनेंस कमीशन अपनी पॉलिसीज बनाता है, जो भी मेमोरेंडम होता है और जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस करता है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखता है और वहां से अप्रूवल होने के बाद ही ये सब इम्प्लीमेंटेशन होती है. नाउ कम्स अडल्ट फ्रेंचाइज. अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया इज ऑफ वाइटल सिग्निफिकेंस. थोड़ा सा आपको मैंने पहले अपने सब सेशंस में बताया कि अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, व्हाट इज अडल्ट सफरेज. As it provides the people the part, because India is a democratic country और adult franchise के थ्रू इंडिया के लोगों को ये अधिकार मिल जाता है right to vote who is of 18 years. Anybody who is of 18 years can give his vote and can elect his own representatives. All those who attained age of 14 years will get the voting power. With this strong weapon they can elect the government they like and remove the government they do not like.
जो आज का हमारा यूथ है उसको पता है कि उसको कैसी सरकार की ज़रूरत है। जो 18 साल का युवक हो जाएगा या युवती होगी तो वो जो है अपना वोट का अधिकार यूज़ कर सकते हैं और इसको ही हम अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसके क्या मेरिट्स हैं? यूनिवर्सल सफरेज बिल्ड्स कंप्लीट डेमोक्रेसी। जब हर एक बंदे को ये अधिकार मिलेगा, हर एक इंसान को ये अधिकार मिलेगा जो कि 18 साल से ऊपर है कि अपना वोट डाल सकता है, तो इससे हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण होगा। नेसेसरी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी कि हमें किसको वोट डालना है, पर्सनैलिटी डेवलप होगी। लिमिटेड सफरेज बेनिफिट्स अ माइनॉरिटी, लिमिटेड सफरेज बेनिफिट्स, इससे क्या होगा माइनॉरिटीज़ में जो हमारे लोग हैं उनको भी ये जब राइट टू वोट का अधिकार मिल जाएगा, राइट ऑफ पीपल टू वोट फॉर अ गवर्नमेंट, तो उनसे उनको बेनिफिट, माइनॉरिटीज़ को भी बेनिफिट होगा। ऑल मस्ट हैव अ शेयर इन शेपिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को बनाने में हर एक का साथ रहेगा। उसके अलावा बट इसके अगर अडल्ट फ्रेंचाइज के हम डीमेरिट्स देखें तो कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। पावर गोज टू द इग्नोरेंट, कई बार ऐसा होता है कि 18 साल से ऊपर तो युवक है बट उसको ये पता नहीं है कि उसको एग्जैक्टली किसको वोट करना चाहिए। कई बार वो किसी बाहरी फोर्स के, बाहरी बल, बाहरी कोई ऐसी पार्ट्स के अंडर आकर वो अपना वोट गलत इंसान को दे देते हैं। तो पावर जो है एक अनपढ़ और बिना पढ़े लिखे और अनपढ़ और जो भी बिल्कुल भी जानता नहीं है सत्ता के बारे में, उसके हाथ में चली जाती है। उससे क्या होगा, हमारे देश की प्रोग्रेस रुक जाएगी। और एक तो वोट का मिसयूज हुआ ही है और इसमें एक हमारा ये भी है, डज इनजस्टिस टू प्रॉपर्टी ऑनर्स। J.S. Mill points out that a pair must be allowed to vote. He says those who pay no taxes, disposing by their votes of the other people's money, have every motive to be lavish and none to economize. If property owners and those without property are given the same political rights, the former will suffer and the latter will have undue advantage in the state. As Feiner points out, two reasons were given in favor of property qualification. One was that the possession of some property was a trustworthy indication that its possessor was educated and therefore competent to pronounce upon public affairs. The other was that if those who had no property were enfranchised, there would be an end of private property. तो दोनों ही मदों को नज़र में रखते हुए ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि हम जिसके पास नहीं भी प्रॉपर्टी और जिसके पास प्रॉपर्टी है, दोनों को हम सेम अधिकार दे देते हैं वोट देने का। बट इसमें जो है पहले वाला सफ़र करता है जो कि प्रॉपर्टी ऑनर है, जिसको हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि उसको ही हैज़ कुछ प्रॉपर्टी होने का इंडिकेटर ये है कि ही इज़ एजुकेटेड एंड कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस अपॉन पब्लिक अफेयर्स। तो वो जो है उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है अगर हम सबको बराबर अधिकार दे दें वोट का। वोट टू वुमेन इज हार्मफुल। फिर उन्होंने कहा कि अगर वुमेन को वोट डाल देते हैं तो वुमेन का ध्यान जो है घर के कामों की तरफ कम हो जाएगा और उसको इतना बाहर की दुनिया के बारे में एक्सपोजर भी नहीं होगा एंड नॉट फिट फॉर टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट जो होम की तरफ नेग्लेक्ट होता जाएगा। तो ये भी एक जो है डीमेरिट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज है। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। What is election commission? Is the constitutional body created for holding elections in India. अब हमने अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी, उसमें हमने इलेक्शंस की बात करी, वोट देने की बात करी, वोट का अधिकार किसको है उसके बारे में बात करी। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन। द सक्सेस और फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी लार्जली बैंक्स अपॉन द फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। जब तक हमारे देश का संविधान ऐसा नहीं होगा जिसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे, तब तक हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। What are the functions of the election commission? Preparation of the electoral rolls for the elections to parliament and all state legislatures including the local bodies. Electoral rolls बनाने, it also revises them in accordance with the provisions of the constitution. Constitution की provisions को और laws को देखते हुए ही वो जो है rolls को revise करती हैं और according to the laws enacted by the parliament or state legislature. Superintendence, direction and control
of all matters pertaining to the election of president and vice president, pertaining to the action of president and vice president, parliament and slate, सब कुछ इलेक्शंस के टाइम में कैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट ने कैसे इलेक्शन प्रेसिडेंट का होना है, वाइस प्रेसिडेंट का होना है, कैसे क्या उनके एक्शंस रहेंगे, पार्लियामेंट का क्या एक्शन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का, दिस ऑल इज डिफाइंड बाय the election commission, rendering advice to the president and governors on the question of disqualification incurred by the members of the union and state legislatures, election officers की appointment for inquiring into the disputes arising out of or connected with the election arrangements, settlement of disputes regarding allotment of election symbol to the parties at the time of elections. ये सब जो काम है हमारे इलेक्शन कमीशन के होते हैं. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for an election commission consisting of one chief election commissioner and other election commissioners also. एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा and the government did not appoint any other commissioner, but उसके 1989 के बाद उन्होंने कहा कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर and two other commissioners have the same constitutional protection. All of them will be having the same constitutional protection as is given to a judge of the Supreme Court. The election commissioner को भी same politically उसको he is also safe by giving them protection as in the case of the judge of the Supreme Court. This is all about the election commission. क्या क्या elections के time पे उनकी क्या क्या duties रहती हैं. Now there are some questions for you. You do it yourself. Explain the legislative relations between the union and the states, and explain the merits and demerits of adult franchise. These two questions I have already explained about these two questions in this session. Thank you. Happy we learning.